कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि पेरिस की एक सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से भाग रही थी। कार के अंदर हम देखते हैं कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम एवा है वो ड्राइवर की सीट पर बैठी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एवा कोई मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल किलर है। पीछे बैठा आदमी एवा की खूबसूरती और उसके स्टाइल पर पूरी तरह फिदा होकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी एवा कार को एक सुनसान जंगली इलाके के पास रोकती है और पीछे की सीट पर आ जाती है। आदमी को लगता है कि आज तो उसकी किस्मत चमक गई, लेकिन तभी अचानक एवा अपने हाथ में एक चमकती हुई गन निकाल लेती है। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। एवा उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है, मुझे बस इतना बताओ कि आखिर कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता है। आदमी घबराकर अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि अपने किसी दोस्त को कॉल कर सके, लेकिन एवा बिना पलक झपकाए उसके हाथ के आर पार एक जोरदार गोली मार देती है। दर्द से चीखता हुआ वो आदमी एवा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि वो तो बस एक छोटा सा प्यादा है जो कंपनी का ब्लैक मनी इधर उधर ट्रांसफर करता है। एवा के चेहरे पर एक गहरी निराशा छा जाती है क्योंकि आज भी उसे अपने सवाल का असली जवाब नहीं मिला था। मौका देखकर वो आदमी एवा पर अचानक अटैक करने की कोशिश करता है और उसी वक्त एवा ट्रिगर दबाकर उसका गेम हमेशा के लिए ओवर कर देती है। वो तुरंत अपने बॉस को मिशन कंप्लीट होने का मैसेज करती है और वहां से अपनी कार लेकर निकल जाती है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एवा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर खड़ी एक मिस्टीरियस औरत छुपकर उसकी ये सारी बातें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। एवा की हर एक हरकत पर अब किसी की नजर थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि एवा अपनी होम टाउन बोस्टन वापस लौट आती है। होटल के रूम में रिलैक्स करते हुए उसे एक पार्सल मिलता है जिसका सीधा सा मतलब था कि उसका अगला डेंजरस मिशन एकदम रेडी है। लेकिन इस बार वो सीधे अपने काम पर जाने के बजाय अपनी छोटी बहन जूडी से मिलने एक लोकल क्लब में जाती है जहां जूडी सिंगर थी। एवा को लगा था कि पूरे 8 साल बाद अपनी बहन से मिलकर सब कुछ इमोशनल और हैप्पी होगा, लेकिन रियलिटी एकदम उल्टी थी। जूडी का बिहेवियर एकदम रूखा और कोल्ड था। वो एवा पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि वो पूरे 8 साल तक गायब रही, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, और तो और उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शक्ल नहीं दिखाई। जूडी उसे एक और शॉकिंग न्यूज देती है कि उनकी मां को सीरियस हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगले ही दिन एवा जूडी के साथ अपनी मां से मिलने सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। मां अपनी बेटी को देखकर खुश तो होती है, लेकिन इतने सालों की दूरी की वजह से उन दोनों के बीच एक अजीब सी ऑनवर्डनेस साफ फील हो रही थी। तभी बातों ही बातों में मां जूडी के बॉयफ्रेंड माइक का जिक्र कर देती है। माइक का नाम सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। एक्चुअली माइक कोई और नहीं बल्कि एवा का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था और ये पास्ट उनके रिश्ते के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुका था। इस ऑनवर्ड सिचुएशन से निकलकर एवा अपने नए सीक्रेट मिशन पर निकल जाती है। इस बार उसका टारगेट एक बहुत हाई प्रोफाइल जनरल था। एवा एक डीप रेड कलर की बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उस जनरल को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और बिना किसी शक के उसके प्राइवेट बेडरूम तक पहुंच जाती है। जनरल पूरी तरह से एवा के नशे में चूर था और जैसे ही वो एवा के करीब आने की कोशिश करता है तभी अचानक उसे फील होता है कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। एवा ने बड़ी ही चालाकी से उसके पैर के अंगूठे में एक बेहद खतरनाक और साइलेंट पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था। अब जनरल की जिंदगी के सिर्फ 15 मिनट बचे थे और ठीक 15 मिनट बाद उसकी मौत एक नॉर्मल हार्ट अटैक जैसी लगेगी। एवा फिर से अपना वही पुराना सवाल पूछती है, तुमने कुछ तो बहुत बुरे काम किए होंगे ना, मुझे बस सच जानना है। लेकिन इससे पहले कि जनरल कुछ बोल पाता तभी बाहर से बहुत सारे भारी कदमों और हथियारों की आवाजें आने लगती हैं। एवा तुरंत समझ जाती है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुकी है। उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो पूरी तरह से फेक थी। अब एवा के पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जनरल के शरीर का खून अपने चेहरे पर लगा लेती है और बुरी तरह डरने की एक्टिंग करते हुए कमरे से बाहर भागती है। सोल्जर्स उसे एक डरी हुई आम लड़की समझकर इग्नोर कर देते हैं और सीधा कमरे में घुस जाते हैं। एवा इसी गोल्डन चांस का फायदा उठाती है और एक सोल्जर की बेल्ट से 2 स्टन ग्रेनेड चुराकर भीड़ के बीचों बीच ब्लास्ट कर देती है। चारों तरफ भयानक धुआं और चीख पुकार मच जाती है। एवा इसी अफरा तफरी में अपनी जान बचाकर होटल से बाहर भागने में सक्सेसफुल हो जाती है। अपनी जान पर खेलकर एवा गुस्से में सीधा अपने बॉस और मेंटर ड्यूक के पास पहुंचती है। ड्यूक ने ही एवा को बचपन से एक हथियार की तरह ट्रेन किया था। वो उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानता था। ड्यूक एवा से माफी मांगता है और कहता है कि मैनेजमेंट से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट का इल्जाम टेररिस्ट्स के सिर पर डाल दिया है ताकि एवा सेफ रहे। लेकिन एवा शांत होने वालों में से नहीं थी। वो ड्यूक से पूछती है कि आखिर उस जनरल का मर्डर क्यों करवाया जा रहा था।
तभी ड्यूक सख्त आवाज में उसे टोकता है और कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बस एक ही रूल है, बिना सवाल किए अपना काम करो। इधर हम देखते हैं कि ड्यूक अपने सबसे बड़े बॉस और ऑर्गेनाइजेशन के लीडर साइमन से मिलने जाता है। साइमन बहुत ही चालाक, रूड और खतरनाक इंसान था। साइमन भड़कते हुए ड्यूक से कहता है कि एवा अपने टारगेट्स से बात क्यों करती है और उनसे रीजन क्यों पूछती है। ड्यूक को तुरंत समझ आ जाता है कि साइमन की बेटी ने ही उस दिन छुपकर एवा की वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग की थी। ड्यूक किसी तरह साइमन के सामने हाथ जोड़कर और उसे पुरानी बातों का वास्ता देकर एवा के लिए एक लास्ट चांस मांगता है। साइमन ऊपर से तो हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे ही ड्यूक पलटकर रूम से बाहर जाता है, वो अपनी बेटी को एवा का मर्डर करने का फाइनल ऑर्डर दे देता है। एक्चुअली वो फेक जनरल वाला मिशन भी साइमन ने ही जानबूझकर सेट किया था ताकि एवा उसी मिशन में मारी जाए। अब एवा को इन सब भयानक साजिशों का कोई भी आइडिया नहीं था। वो रात के अंधेरे में सड़क पर अकेले जॉगिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई बहुत ही खामोशी से उसका पीछा कर रहा है। एक खतरनाक किलर हाथ में बड़ा सा चाकू लिए उसकी तरफ पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। एवा अपनी जान बचाने के लिए भागती है और पास ही के एक पानी के फाउंटेन के अंदर छुप जाती है। किलर उसे ढूंढते हुए जैसे ही फाउंटेन के पास आता है, तभी अचानक पानी के अंदर से एवा एक खूंखार शेरनी की तरह बाहर जंप करती है और एक ही झटके में किलर का गला रेत कर उसे वहीं ढेर कर देती है। अगले दिन एवा सीधा ड्यूक के पास जाती है और उस किलर की लोडेड गन टेबल पर पटक देती है। ड्यूक मन ही मन समझ चुका था कि ये पक्का साइमन का ही काम है, लेकिन वो एवा को पैनिक होने से बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो सब हैंडल कर लेगा। इधर एवा की पर्सनल लाइफ भी एकदम नर्क बन चुकी थी। वो अपनी माँ, बहन जूडी और माइक के साथ डिनर पर जाती है। अपने सामने अपने सच्चे प्यार माइक को अपनी बहन का हाथ पकड़े देख एवा अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्से में माइक को लेकर एक ताना मार देती है। जूडी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहां से तुरंत उठकर चली जाती है। माइक भी एवा को खूब खरी खोटी सुनाता है और वहां से निकल जाता है। एवा वहां बिल्कुल अकेली और बेबस रह जाती है। उसी रात एवा के रूम का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। बाहर जूडी खड़ी थी जो बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो बताती है कि माइक अभी तक घर नहीं आया है और उसे पूरा यकीन है कि वो फिर से गैम्बलिंग करने उस खतरनाक अंडरग्राउंड कसीनो में गया है। एवा को माइक की जान की फिक्र सताने लगती है। अगले ही दिन वो सीधा उस कसीनो में पहुंच जाती है। वहां का बॉस टोनी एवा का बहुत पुराना दुश्मन था। टोनी किसी भी कीमत पर माइक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि माइक पर बहुत बड़ा कर्जा था। एवा की आंखों में एक अलग ही लेवल की आग थी। वो अकेले ही वहां मौजूद सारे बाउंसर्स और गार्ड्स की हड्डियां तोड़ देती है और पलक झपकते ही टोनी के गले पर चाकू रखकर माइक को वहां से बाहर निकाल लाती है। एवा टोनी को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि वो पूरे 36 घंटे के अंदर माइक का सारा पैसा वापस कर देगी। बाहर आकर माइक एवा पर बुरी तरह फूट पड़ता है। वो चीख चीख कर एवा से पूछता है कि जब उन दोनों की सगाई हो चुकी थी तो वो उसे छोड़कर क्यों भाग गई थी। एवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाहकर भी उसे ये सच नहीं बता सकती थी कि वो अब एक बेरहम किलर बन चुकी है। उसके पास रोते हुए चुपचाप वहां से चले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर सीन कुछ ऐसा था कि ड्यूक सीधा साइमन के पास पहुंचता है। उसे कंफर्म हो गया था कि साइमन ने ही एवा को मारने का सीक्रेट ऑर्डर दिया था। दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और जानलेवा फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन उम्र और ताकत में साइमन ड्यूक पर भारी पड़ जाता है। साइमन ड्यूक को बुरी तरह लहूलुहान कर देता है और उसे भारी जंजीरों से बांधकर गहरे पानी में फेंक देता है। ड्यूक की पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब एवा को साइमन का कॉल आता है और वो फोन पर ड्यूक के तड़प कर मरने का वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। ड्यूक उसके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक पिता जैसा था। इमोशनली पूरी तरह टूट चुकी एवा भागकर माइक के पास जाती है और उसे अपने साथ दूर भाग चलने को कहती है, लेकिन तभी माइक उसे एक ऐसा सच बताता है जिससे एवा सुन्न पड़ जाती है। माइक बताता है कि जूडी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही एवा को जैसे एक जोरदार थप्पड़ लगता है। वो समझ जाती है कि अब माइक उसका कभी नहीं हो सकता। वो अपने सारे सेविंग्स के पैसे लेकर टोनी के कसीनो जाती है और उसका सारा कर्जा चुकाकर माइक को हमेशा के लिए उस नर्क से आजाद कर देती है। वो अपने होटल लौटकर पागलों की तरह शराब पीने लगती है। दर्द और गिल्ट से भरी एवा गन उठाकर अपनी जान लेने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। सामने साक्षात मौत बनकर खुद साइमन खड़ा था। दोनों के बीच एक बहुत ही खौफनाक और ब्लडी फाइट शुरू होती है। पूरा होटल रूम टूट फूट कर बिखर जाता है। साइमन एवा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन एवा की आंखों में हार न मानने वाली जिद और आग देखकर साइमन अंदर तक हिल जाता है। वो समझ जाता है कि ड्यूक उसे अपनी बेटी क्यों मानता था।
साइमन एवा को छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि दोबारा कभी मेरी नजर के सामने मत आना। लेकिन एवा कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपने पिता समान ड्यूक को बेदर्दी से खोया था। जैसे ही साइमन होटल से बाहर निकलकर लंगड़ाते हुए सड़क पर चलता है, पीछे से एवा गन लेकर दौड़ती हुई आती है। वो बिना कुछ सोचे सीधा साइमन के पैर में गोली मारती है। साइमन तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। एवा उसके माथे के ठीक बीचों बीच गन रखती है और बिना कोई रहम खाए ट्रिगर दबाकर ड्यूक की मौत का अपना बदला पूरा कर लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि एवा अपनी बहन जूडी और माइक को खूब सारे पैसे देती है और उन्हें देश छोड़कर किसी दूर सेफ जगह पर जाने को कहती है ताकि उन पर कोई आंच ना आए। जाते जाते माइक एवा को ड्यूक का लिखा हुआ एक आखिरी लेटर देता है जिसमें लिखा था कि उसे एवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने का कोई अफसोस नहीं है। एवा वहां से एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भीड़ में साइमन की बेटी अब भी एक परछाई की तरह उसका पीछा कर रही है। कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का ये एक्सप्लेनेशन और स्टोरी सुनाने का मेरा स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।